Assalamualaikum student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about hormones and their feedback system. This is chapter number 35 BS Zoology Miller Harley Communication 3. So let's start. हार्मोन्स और देयर फीडबैक सिस्टम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हार्मोन्स की बात कर ले। हार्मोन्स होते क्या हैं, हार्मोन्स की डेफिनेशंस क्या है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था हार्मोन जो होते हैं ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन जो है ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। केमिकल मैसेंजर यानी कि जो केमिकल के मैसेज को कंडक्ट करते हैं हमारे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट की तरफ। बेसिकली हार्मोन जो है ये ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है जो हॉर्मेन से निकला है। किससे निकला है? हॉर्मेन से। इसका मतलब है एज इन मोशन, यानी कि टू सेट इन मोशन, मोशन में रहने वाला। ठीक है, यानी कि हमेशा मोशन में रहता है, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर हमेशा ये प्रोड्यूस होते रहता है, यानी कि इनके किसी ना किसी हमारी बॉडी के किसी न किसी पार्ट में किसी न किसी हार्मोन की प्रोडक्शन हमेशा होती रहती है, टू सेट इन मोशन। ठीक है, अगर ये बात करें ये केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये जो प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? केमिकल मैसेजेस। कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं ये केमिकल मैसेंजर? कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड से। प्रोड्यूस इन फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड, ये मैंने इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। बेसिकली इंडोक्राइन का मतलब होता है डक्टलेस। इंडोक्राइन का मतलब होता है डक्टलेस। डक्टलेस यानी कि ऐसे ग्लैंड्स जिनको अपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किसी वेंस की यानी कि किसी नर्व इम्पल्स की या किसी कैपिलरी की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि वो विदाउट आर्टरी वेन कैपिलरी या नर्व इम्पल्स के ज़रिए बॉडी में मूव करते हैं। ठीक है, ये होते हैं डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ये कौन प्रोड्यूस करवाते हैं? हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाते हैं। बेसिकली अगर इसके बारे में स्टडी जो है, स्टडी ऑफ हार्मोन्स, ये क्या कहलाती है? इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टडी क्या कहलाती है? इंडोक्राइनोलॉजी। स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड इंडोक्राइनोलॉजी। हम इसको कहते हैं इंडोक्राइनोलॉजी। अब हम बात करते हैं टारगेट सेल्स की। ये बेसिक कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमने ज़हन में रखनी है, जो आगे हमारे काम आएंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर्स को इजीली समझने के लिए। टारगेट सेल्स, बेसिकली टारगेट सेल्स ऐसे सेल्स को कहा जाता है जिसके ऊपर एक हार्मोन जो है अपना टारगेट को करता है, यानी कि इफेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर एक जगह पे एक प्लेस पे हार्मोन रिलीज़ हुआ है, उसका जो टारगेट है वो उसने कहाँ पर जाकर अपना फंक्शन प्ले करना है? एक स्पेसिफिक जगह पर। मिसाल के तौर पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन जहाँ पे रिलीज़ हुआ है उसने कहाँ पर जाकर वेजाइना के अंदर जाकर अपना जो फंक्शन परफॉर्म करना है। इसी तरीके से थायराइड ग्लैंड जो है उसने अपने मेटाबॉलिज्म के अंदर अपना फंक्शन प्ले करना है। तो इसी तरीके से ये इनका जो एक स्पेसिफिक टारगेट होता है, यानी कि उस टारगेट सेल्स के ऊपर जाकर इन्होंने फंक्शन प्ले करना है। लाइक अगर मैं मिसाल दूँ आपको इंजाइम्स की, तो इंजाइम जिस तरीके से एक सबस्ट्रेट जो है अपनी स्पेसिफिक साइट के ऊपर, इंजाइम की स्पेसिफिक साइट के ऊपर जाकर अटैच होता है, उसी तरीके से जो हार्मोन्स है उनकी एक स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, टारगेट सेल्स होते हैं जहाँ पर वो जाकर अटैच होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टारगेट सेल्स। तो अगर इसकी मैं सिंपल डेफिनेशंस की बात करूँ तो टारगेट सेल्स हैज़ रिसेप्टर टू विच केमिकल मैसेंजर ईथर सेलेक्टिवली बाइंड, यानी कि सिलेक्ट करके उसके साथ जुड़ते हैं, अपनी रिसेप्टर साइट को तलाश करके, ऑन विच दे हैव एन इफेक्ट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टारगेट सेल्स। अब बेसिकली हम बात करेंगे हार्मोन की बायोकेमिस्ट्री के बारे में कि हार्मोन कहाँ किस से मिलकर बने होते हैं। बायोकेमिस्ट्री ऑफ हार्मोन, यानी कि कंपोजिशन ऑफ हार्मोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं हार्मोन की बायोकेमिस्ट्री की बात, प्रोड्यूस पॉलीपेप्टाइड सेल्स, उनको हम कहते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स। अगर मैं इन्वर्टिब्रेट की बात करूँ, इन्वर्टिब्रेट, तो आपने सिंपली ये ज़हन में रख लेना है कि इनके जो हार्मोन हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं। जबकि जो वर्टिब्रेट के जो हार्मोन्स हैं, वर्टिब्रेट के जो हार्मोन है वो किससे मिलकर बने होते हैं? स्टीरॉयड से मिलकर बने होते हैं, अमाइन से मिलकर बने होते हैं।
स्टीरॉइड्स और अमाइंस। आपने इन दोनों की एग्जांपल्स में ये ज़हन में रख लेना है कि जो इन्वर्टिब्रेट की एग्जांपल है वो न्यूरोपेप्टाइड्स हैं तो बने होते हैं स्टीरॉइड्स और अमाइंस। आपने इन दोनों की एग्जांपल्स में ये ज़हन में रख लेना है कि जो इन्वर्टिब्रेट की एग्जांपल है वो न्यूरोपेप्टाइड्स हैं पेप्टाइड्स हैं, जबकि वर्टिब्रेट के जो एग्जांपल है वो है उसमें आ जाते हैं सारे हार्मोन, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, और उसके अलावा ओवरीज, टेस्टिस, कोटर, एड्रिनल ग्लैंड, जितने भी ये सारे कौन से होते हैं स्टीरॉइड्स ही होते हैं, ठीक है, अमाइंस और स्टीरॉइड्स होते हैं। तो ये आपने इनके एग्जांपल्स के लिए ज़हन में रख लेना है। अगर मैं हार्मोन्स की बात करूँ तो हार्मोन जो है ये इफेक्टिव, अगर एक स्मॉल अमाउंट में ये प्रोड्यूस हो तो ये इफेक्टिव होते हैं, यानी कि अगर ये स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस हों तो ये इफेक्टिव होते हैं। इनकी जो लार्ज अमाउंट है स्मॉल अमाउंट में इफेक्टिव होते हैं, अगर इनकी लार्ज अमाउंट मिकदार में प्रोड्यूस हों तो ये हमारी बॉडी के लिए जो है ये नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, इनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारी बॉडी के ऊपर हो सकता है। हार्मोन जो बेसिकली वो तीन तरह से बायोकेमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो तीन तरह से कंट्रोल करते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर किसी एक ग्लैंड ने हार्मोन को रिलीज़ किया तो वो जो हार्मोन जो है किसी जगह पर, स्पेसिफिक जगह पर जाकर जो फंक्शन करेगा वो तीन तरह से करेगा, ठीक है। सबसे पहले हार्मोन क्या करेगा कि अपने रेट को इतना इंक्रीज कर देगा कि जो दूसरा सब्सटेंस है वो क्या करेगा, या तो सेल के अंदर इंटर हो जाएगा या वो सेल के अंदर से लीव कर जाएगा, यानी कि इंक्रीज द रेट ऑफ द सब्सटेंस, इंक्रीज द रेट, अपने रेट को इतना बढ़ा देगा कि जो सब्सटेंस है, अदर सब्सटेंस है, या तो इंटर दाखिल हो जाएगा सेल के अंदर या उस सेल को लीव कर जाएगा। ये जो हार्मोन जो है पहले तरीके से जो अपना फंक्शन प्ले करते हैं। उसके बाद जो दूसरे तरीके से फंक्शन अपने प्ले करते हैं वो ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट कर देते हैं टारगेट सेल्स को, स्टिमुलेट कर देते हैं टारगेट सेल्स को। किस लिए स्टिमुलेट कर देते हैं टारगेट सेल्स? टू सिंथेसाइज इंजाइम्स प्रोटीन्स को बनाने के लिए, सिंथेसाइज इंजाइम प्रोटीन्स, और जो दूसरे जो है सब्सटेंसेस उनको बनाने के लिए क्या कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे टारगेट सेल्स को। ये था इसका जो दूसरा फंक्शन जो है अपना प्ले करता है, दूसरे तरीके से जो टारगेट सेल्स पर ये इफ़ेक्ट करता है। और जो तीसरा इसका जो फंक्शन होता है ये किस तरीके से करता है, ये टारगेट सेल को एक्टिवेट कर देता है, या जो उसके साथ सेलुलर इंजाइम्स होते हैं एक्टिवेट टारगेट सेल्स, यानी कि जो टारगेट सेल्स वहाँ पर मौजूद होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं, एक्टिवेट दी टारगेट सेल्स। सेकंड और ये थर्ड में ये फ़र्क इतना है कि जो सेकंड में वो स्टिमुलेट करता है यानी कि प्रोड्यूस करता है टारगेट सेल, और जो थर्ड में ये है कि जो टारगेट सेल डेड हुए होते हैं, जो इनएक्टिव हुए होते हैं, उनको एक्टिवेट कर देता है और सेलुलर एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो जो क्या करे अपना फंक्शन जो है प्ले कर सके। तो बेसिकली ये थी बायोकेमिस्ट्री जो हार्मोन्स की, और ये तीन तरीके से अपने जो है फंक्शन प्ले करता है। उसके बाद हम बात करते हैं फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ऑफ हार्मोन सिक्रीशन। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ऑफ हार्मोन सिक्रीशन। अगर मैं फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की बात करूं तो बेसिकली फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जिसमें हमारी बॉडी का जो हो कोई भी हार्मोन्स है, यानी कि एक हार्मोन ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो रहा है तो दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस होकर उसकी जो मिकदार है उसको मेंटेन कर दे, यानी कि मेंटेनिंग द बॉडी ऑफ द सिस्टम, हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को, टेम्परेचर को, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मेंटेन रखे, इस सिस्टम को कहते हैं फीडबैक सिस्टम। या सिंपली मैं इसकी डेफिनेशन इस तरीके से करूँ कि फीडबैक सिस्टम क्या करता है कि मॉनिटर करता है जो हमारी एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो चेंजेस आई हैं उनको डायग्नोस करता है और कहाँ पर सेंड कर देता है टू दी सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारी जो ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता है। क्या किया जाए कि उसकी एडजस्टमेंट की जाए, उसको मेंटेन किया जाए, बरकरार रखा जाए, बराबर एक अपनी असली हालत में लेकर आया जाए। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि जो एक हार्मोन है, एक हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड पाया जाता है पैनक्रियाज ग्लैंड। इसके अंदर जो दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक है ग्लूकोज है और एक है इंसुलिन।
ये दो हार्मोन जो है पेनक्रियाज जो है रिलीज़ करता है, ग्लैंड जो है। अब बेसिकली अगर फ़र्ज़ कर लें कि ग्लूकोज की जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, जब जैसे ग्लूकोज की सिक्रीशन जो है इंक्रीज़ होगी, ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होगा, पेनक्रियाज क्या करेगा कि इंसुलिन को एक मैसेज सेंड करेगा, जिससे क्या होगा कि इंसुलिन से अपना आपको इंसुलिन हार्मोन जो है सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। पेनक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करना शुरू कर देगा। जैसे ही इंसुलिन की ग्लूकोज तक सिक्रीशन पहुंचेगी, यानी कि अब जो क्या हो गया, मेंटेन हो गया, ग्लूकोज भी एक लेवल पर आगे हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन आपस में एक स्टेज आ जाती है। अब उस स्टेज से जब इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, यानी कि अब इंसुलिन की मिकदार क्या होगी, इंक्रीज़ कर गई है, तो अब क्या करेगा कि पेनक्रियाज ग्लूकोज को अपना हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर देगा। ग्लूकोज हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर देगा, वो क्या करेगा, अपनी सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर देगा, यानी कि ग्लूकोज की इंक्रीशन इंक्रीज, यानी कि इस तरीके से क्या होगा कि एक हार्मोन जो है वो रिलीज़ होगा दूसरे हार्मोन की सिक्रीशन को बरकरार रखने के लिए, हमारी बॉडी के एनिमल बिहेवियर को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। तो बेसिकली ये पूरे सिस्टम को हम कहते हैं फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ऑफ हार्मोन सिक्रीशन, यानी कि एक हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, उसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए दूसरा हार्मोन भी रिलीज़ होना शुरू हो जाए। तो ये बेसिकली होता है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अब बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। सबसे पहले हम पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ये होता है कि अगर एक हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए और हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पर अब इन्फेंट है, इन्फेंट क्या करता है कि जब अपनी मदर्स का जो मिल्क है उसको सक करता है, सक करने से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये मिल्क प्रोडक्शन करता है मैमल्स के अंदर, मिल्क प्रोडक्शन इन मैमल्स, यानी कि मैमल्स के अंदर मिल्क प्रोडक्शन करता है। अब जैसे इन्फेंट जो है मिल्क सक करेगा तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होगा, वो क्या करेगा, मिल्क प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे जैसे वो जो इन्फेंट जो है सक करता जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और रिलीज़ होता जाएगा और मज़ीद इंक्रीज़ ऑफ मिल्क प्रोडक्शन जो है मैमल्स के अंदर होती रहेगी, ठीक है। तो ये जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ हुआ, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई, और हार्मोन रिलीज़ होगा और इंक्रीज़ होगी, तो ये इसको कहते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की अब नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के लिए हमारी बुक में जो एक एग्जांपल दी गई है, एक डॉग की एग्जांपल दी गई है। अब डॉग के अंदर क्या होता है कि केमिकली एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक रेट होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो होती है। फ़र्ज़ करें कि अब डॉग के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो गई है, मेटाबॉलिज्म जो है, जो ब्रेक डाउन है फूड मालिक्यूल की, वो क्या हो गई है, स्लो हो गई है, किन के अंदर, डॉग के अंदर। अब हम डॉग की बात कर रहे हैं। अब जैसे इनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म स्लो होगी, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, उस स्लो रेट को अब क्या करेगा, एक हार्मोन रिलीज़ करेगा जिसका नाम है थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। एक हार्मोन रिलीज़ करेगा जिसका नाम है थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, थैलेमस एक हार्मोन रिलीज़ करेगा जिसका नाम है थायरोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन रिलीज़ करेगा। अब ये हार्मोन का क्या फंक्शन है, ये हार्मोन स्टिमुलेट करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, ठीक है। अब बेसिकली हाइपोथैलेमस में कौन सा ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, इस थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के प्रोडक्शन को मज़ीद इंक्रीज़ कर देगा। इसकी प्रोडक्शन जैसे इंक्रीज़ होगी, ये इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन जो थायराइड ग्लैंड है वो एक हार्मोन सिक्रीट करेगा। इसकी प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट क्या होगी कि एक हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, थायरोक्सिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देगा, थायरोक्सिन की। ये थायरोक्सिन की प्रोडक्शन क्या है कि ये मेटाबॉलिज्म की जो रेट है स्लो है उसको इंक्रीज़ करना शुरू कर देगी, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है उसकी डॉग की जो उसमें अब इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होना शुरू होगी
हो जाएगी। तो एक ऐसे स्टेज तक पहुंचेगी जब दोनों स्टेजेज यानी कि मेटाबॉलिज्म और जो थायरोक्सिन की सीक्रेशन है वो एक स्टेज पे पहुंच जाएगी, यानी कि मेटाबॉलिज्म की सीक्रेशन और थायरोक्सिन की सीक्रेशन एक स्टेज पर पहुंचेंगे, यानी कि मेंटेन हो जाएंगे। अब क्या होगा कि अब थायरोक्सिन तो अभी तक प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब थायरोक्सिन की जो सीक्रेशन है वो किससे, मेटाबॉलिज्म से मज़ीद बढ़ जाएगी। अब जैसे बढ़ेगी तो अब थायराइड ग्लैंड का जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करेगा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करना बंद कर देगा जैसे इंक्रीज़ होगी। जैसे बंद करेगा वो क्या करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज कंडक्ट करेंगे। वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को सिक्रीशन को कम करेगा, और जैसे थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन कम होगी थायरोक्सिन की सिक्रीशन खुद ब खुद रुक जाएगी, और फिर जब मेटाबॉलिज्म की सिक्रीशन को इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और एक ऐसे स्टेज पहुंचेंगे। इसी तरीके से ये सारा प्रोसेस जो है ये चलता रहता है नेगेटिव फीडबैक का मैकेनिज्म में, यानी कि एक की सिक्रीशन को बरकरार रखने के लिए दूसरी की सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर देना, ये बेसिकली होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो बेसिकली ये आज हमने दोनों पढ़ने थे, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ऑफ हार्मोन सिक्रीशन। ये था आज का हमारा लेक्चर। ओके, थैंक यू।